नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य जैसे ही वह वीडियो सबको दिखाता है तो अंश और मिस्टर सिंह के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वीडियो में मिस्टर उदय और अंश किसी लड़की से बात कर रहे थे। अंश उस लड़की से बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया लूसी, मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हुआ। लूसी, यह तो मेरा काम था सर। मिस्टर उदय, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मेहरा इंडस्ट्रीज़ की बनाई हुई प्रेजेंटेशन की इन्फॉर्मेशन मिली? लूसी, कुछ ज़्यादा नहीं बॉस, बस जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उनमें से 2 लड़कों को सिड्यूस किया और उन्हें ज़्यादा ड्रिंक पिलाकर उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। यह सुनकर वह सभी हंसने लगते हैं। उन लोगों ने अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है और अब यह प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। मिस्टर सिंह, यह तो हमारे अच्छे प्लान की वजह से हुआ है। यहाँ से वीडियो बंद हो जाती है। मिस्टर सिंह और अंश डरते हुए सबकी तरफ देखते हैं और उनकी नज़र आदित्य पर जाकर रुकती है, जो उन्हें देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। अंश शब को समझाते हुए बोलता है, यह वीडियो असली नहीं है, इस वीडियो को एडिट करके बनाया गया है। उनकी बातें सुनकर हेड की चेयर पर बैठा हुआ शख्स चिल्लाते हुए बोलता है, जस्ट शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? तभी उनके पास बैठा दूसरा आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, तभी मैं सोचूं, मिस्टर मेहरा के होते हुए इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनकी डूबती हुई कंपनी को कैसे मिल सकता है? इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, इसीलिए मैं आपकी कंपनी के साथ हुई सभी डील्स को तोड़ता हूँ। उनके साथ और भी कई बिजनेसमैन उन पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाते हुए उनसे अपने डील्स तोड़ देते हैं। यह सुनकर मिस्टर उदय और अंश को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाता, यहाँ तक कि उनकी कंपनी बंद होने की नौबत पर आ जाती। मिस्टर उदय, प्लीज़ आप लोग मेरी बात तो सुनिए, यह सब झूठ है, हमें ऐसा कुछ नहीं किया, यह हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हेड की चेयर पर बैठा इंसान बोलता है, मैं अपना प्रोजेक्ट अब मिस्टर मेहरा की कंपनी को देता हूँ। मुझे उम्मीद है हम साथ में अच्छा काम करेंगे मिस्टर मेहरा। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है और उनसे हैंड शेक करते हुए बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है। मिस्टर सिंह और अंश बस गुस्से से यह सब देखते रहते हैं। अंश बोलता है, एक बार फिर तुम मुझसे जीत गए मेरे सो कॉल्ड बड़े भाई। मुझे बस एक मौका मिल जाए तो सबसे पहले मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से निकल जाते हैं, सिवाय आदित्य, अंश, मिस्टर उदय सिंह और नील के। आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? अंश आदित्य से, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी डूबने वाली है। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि मिस्टर सिंह ने उसे थप्पड़ मार दिया था। मिस्टर सिंह, यह सब तुम्हारी गलती है, यह घटिया प्लान तुम्हारा ही था, तुम किसी काम के नहीं हो। अब तो मुझे डाउट होने लगा है कि तुम मेरे बेटे हो भी या नहीं। उनके मुंह से यह सब सुनकर अंश हैरानी से उन्हें देखने लगता है। कुछ देर पहले उसकी तारीफ कर रहे थे और अब जब उसका बनाया हुआ प्लान फेल हो गया तो सारा ब्लेम उसे ही दे रहे हैं। आदित्य भी अपने सो कॉल्ड डैड मिस्टर सिंह को ही देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उनको सिर्फ पावर और पैसों से मतलब है, वह किसी के भी सगे नहीं हैं। तभी आदित्य बोलता है, अब ना यहाँ फैमिली ड्रामा बंद करो और अगली बार ऐसी घटिया हरकत की तो मैं क्या कर सकता हूँ, यह आप अच्छे से जानते हैं। आदित्य वहाँ से चला जाता है। मिस्टर सिंह भी अंश को घूरते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर आदित्य नील से बोलता है, नील चलो और हम कल सुबह ही इंडिया निकलेंगे। नील हाँ मैं सिर हिला देता है और कार स्टार्ट कर देता है। शौर्य ने जिस आदमी को निकिता का पीछा करने के लिए भेजा था वह कंपनी के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था।
पर निकिता का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वह मन में सोचता है, यह लड़की कहाँ मर गई। अगर आज मैंने बॉस को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वह मुझे जान से मार देंगे। अब उसे बेचारे को क्या पता था कि निकिता 3 दिन की लीव पर है। रॉयल होटल, पूरा होटल रेड और वाइट कलर के गुलाब के फूलों से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। यहाँ की सारी डेकोरेशन विधि की पसंद की थी। मंडप में बैठा निखिल गोल्डन कलर की शेरवानी में कमाल लग रहा था। आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, क्योंकि आज उसका बचपन का प्यार सारे रस्मों रिवाज के अनुसार उसका होने जा रहा था। पंडित जी उससे कुछ पूजा कराने के बाद सुनीता जी से बोलते हैं, कन्या को मंडप में बुलाइए। सुनीता जी पास खड़ी जिया और निकिता को कुछ इशारा करती हैं। निकिता विधि के रूम की तरफ चली जाती है और देखती है कि विधि थोड़ी घबराई हुई है। शादी के जोड़े में बैठी थी। जिया उससे बोलती है, शादी से पहले घबराहट हर लड़की को होती है, इसीलिए अब रिलैक्स कर। निकिता, विधि चल, मंडप में पंडित जी बुला रहे हैं। विधि पानी पीती है और जिया और निकिता का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ चली जाती है। निखिल जब उसे देखता है तो उसकी नज़र उस पर थम जाती है। आखिर कितने सालों तक उसने विधि को इस रूप में देखने का इंतज़ार किया था। वह आज बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ यही हाल विधि का भी था। वह भी एकटक उसे ही देख रही थी और उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। निकिता और जिया विधि को ले जाकर निखिल के पास मंडप में बैठा देती हैं। पंडित जी दोनों को वरमाला के लिए खड़ा होने को कहते हैं। इशिता और ऋषिका अपने हाथों में वरमाला लेकर उन दोनों को दे देती हैं। वह दोनों मुस्कुराते हुए वरमाला उठा लेते हैं। पंडित जी पहले निखिल को वरमाला पहनाने को कहते हैं। निखिल विधि के गले में वरमाला डालकर उसके माथे पर किस करता है, जिससे विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सब लोग उन पर फूल डालने लगते हैं। उसके बाद विधि निखिल को वरमाला पहनाती है। पंडित जी उन दोनों को बैठने के लिए बोल देते हैं और आगे की रस्में शुरू कर देते हैं। मंत्रों की आवाज़ सुनकर विधि को बहुत सुकून मिलता है। पंडित जी मम्मी पापा को कन्यादान के लिए बुलाते हैं तो विधि के चेहरे पर मायूसी आ जाती है। तभी रोहित आगे आता है और बोलता है, पंडित जी मैं विधि को अपनी बहन मानता हूँ, तो क्या उसके भाई भाभी उसका कन्यादान कर सकते हैं। पंडित जी हाँ बोल देते हैं और विधि रोहित और जिया को देखकर नम आँखों से मुस्कुरा देती है। जिया रोहित के साथ मिलकर उसका कन्यादान करती है। बाकी सब यह देखकर मुस्कुरा देते हैं। पंडित जी उन दोनों को फेरे लेने के लिए खड़ा करते हैं। वह दोनों खड़े होकर फेरे लेने लगते हैं। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी निखिल को विधि की मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। निखिल चुटकी में सिंदूर लेकर विधि की मांग भरता है, जिससे थोड़ा सिंदूर उसकी नाक पर गिर जाता है। पंडित जी नाक पर सिंदूर गिरना बहुत शुभ होता है। यह सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पंडित जी निखिल से विधि को मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। निखिल उसे मंगलसूत्र पहना देता है। यह सब देखकर निकिता को अपनी और आदित्य की शादी की याद आने लगती है। तभी पंडित जी बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ, अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। और विधि और निखिल सुनीता जी और पंडित जी के पैर छूते हैं। फिर सुनीता जी निखिल और विधि को थोड़ी देर आराम करने के लिए भेज देती हैं और खुद निकिता के साथ घर चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें विधि और निखिल के गृह प्रवेश की तैयारियां करनी थी। कुछ देर के बाद शर्मा मैंशन के सामने एक कार आकर रुकती है, जिससे निखिल बाहर आता है और वह दूसरी तरफ का गेट खोलकर अपना हाथ आगे करता है। विधि मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। निखिल और विधि घर के दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं। पहले सुनीता जी उन दोनों की आरती उतारती है और फिर विधि को कलश गिराकर अंदर आने के लिए कहती है। वहीं
उनके कहे अनुसार विधि पहले कलश गिराती है और फिर कुमकुम की थाली में पैर रखकर अंदर आती है। अखिल अपने सीने पर हाथ रख कर बोलता है, पता नहीं कब मैं भी सिंगल से डबल बनूंगा। मेरी बीवी भी ऐसे ही गृह प्रवेश करेगी। इशिता, जैसी आपकी हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में आपको यहाँ मौका मिलेगा भी। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और अखिल उसे घूरते हुए बोलता है, छोटी शैतान, अपनी लाइंस वापस ले लो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इशिता, चलो अच्छा ही है, मुझे एक परेशान करने वाला कम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अखिल चिढ़ते हुए उसे देखने लगता है, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी भी हाजिर जवाबी में इशिता से नहीं जीत सकता। उसके बाद सुनीता जी उन दोनों की छोटी मोटी रस्में पूरी कराती हैं। इशिता और इशिका दोनों थक चुकी थी, इसीलिए निकिता उन्हें अपने रूम में भेज देती है। रस्म पूरी होने के बाद सुनीता जी विधि को कमरे में ले जाती हैं, जो बहुत ही खूबसूरती से सजा था। सुनीता जी उससे बोलती हैं, आज से तुम दोनों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। पति पत्नी के रिश्ते की एक अलग ही अहमियत होती है। तुम हमेशा उसका हर कदम पर साथ देना। वैसे मुझे तुमसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाना मेरा फ़र्ज़ था। अब तुम आराम करो, मैं निखिल को भेजती हूँ। वह कमरे से बाहर आकर निखिल को देखती हैं, जो रोहित और अखिल से बात कर रहा था। वो उसके पास जाकर बोलती हैं, निखिल, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, इसीलिए तुम अब अपने कमरे में जाओ। इतना बोलकर वह अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। वहीं उनके जाने के बाद अखिल मुस्कुराते हुए निखिल को देखता है और बोलता है, आज तो तेरी मौज है। खैर, मैं सिंगल हूँ तो मेरे लोगों की बस्ती में मुझे भी कोई ढूंढ ही लेनी चाहिए। रोहित, आज उसे जाने दे, तेरी दुख भरी दास्तान किसी और को सुना। निखिल अपने रूम में चला जाता है और अखिल और रोहित भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। निखिल रूम में जाता है तो देखता है कि विधि दुल्हन के जोड़े में बेड पर बैठी थी। उसे ऐसे देखकर निखिल मुस्कुरा देता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसका घूंघट हटाकर उसके माथे को चूम लेता है, जिससे विधि के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ जाती है। यार, आज हमारी स्वागरात है, अगर तुम ऐसे शर्माओगी तो कैसे चलेगा। उसकी बात सुनकर विधि का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो जाता है और वह निखिल को कस कर गले लगा लेती है। निखिल उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। विधि भी उसका साथ देने लगती है। दोनों वाइल्डली एक दूसरे को चूम रहे थे। निकिता का रूम। निकिता अपने रूम में बैठकर अपनी और आदित्य की शादी की फ़ोटोज़ देख रही थी। उसे याद आता है कि जब उसकी और आदित्य की शादी हो रही थी तो वह कितनी खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह शादी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इस शादी की वजह से ही उसे इशिता और इशिका जैसी प्यारी बेटियां मिली हैं, जिन्हें वह अपना परिवार कह सकती है। वह अपनी आँखों से आसमान की तरफ देखने लगती है, क्योंकि नींद तो उसकी आँखों से कोसों दूर थी। अमेरिका, आदित्य के पर्सनल जेट में आदित्य अपनी आंखें बंद किए हुए फ्लाइट में बैठा था। वह जल्द से जल्द निकिता को देखना चाहता था, इसीलिए वह कितने घंटों से बिना आराम किए अपना काम कर रहा था। नील समझ रहा था कि क्यों उसके बॉस को इंडिया जाने की जल्दी है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं बोलता। आजकल आपकी हरकतें देखकर साफ समझ आ रहा है कि आप मिस निकिता की तरफ खींचे जा रहे हैं। यह प्यार है या फिर अट्रैक्शन, मुझे नहीं पता, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आपने उनके साथ बहुत गलत किया है, जिसके लिए शायद ही वह आपको माफ़ कर पाएँ। तभी उसे आदित्य की आवाज़ आती है, जो उससे कुछ पूछ रहा था। आदित्य, मैंने तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ?
बॉस, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता चल रहा है। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वह इतने सालों तक जर्मनी में थी क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड विधि और निखिल कई बार जर्मनी गए थे। इसके अलावा हमें और कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है। उसकी बात सुनकर आदित्य किसी गहरी सोच में डूब जाता है। उसका दिमाग कह रहा था कि निकिता की आइडेंटिटी इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी वह दिखाती है। इसका सबसे बड़ा सबूत था कि आदित्य के बेस्ट हैकर भी निकिता की इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाए। तभी उसके दिमाग में अचानक से इशिका की क्यूट सी स्माइल और इशिता का सख्त चेहरा याद आता है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि काश अगर उसे निकिता को लेकर गलतफहमी नहीं होती तो आज उसकी भी प्यारी सी बेटियां होती और वह शायद इशिता और इशिका के जैसी होती। अमेरिका के एक होटल में मिस्टर उदय अपने सामने खड़े अंश को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, देख लो, तुम्हारे घटिया आइडिया की वजह से हमारी बची हुई कंपनी भी बर्बाद हो गई। सबको पता चल गया कि हमने दूसरी कंपनियों के प्रोजेक्ट चुराए हैं। हमारी कंपनी के शेयर लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं और सभी शेयर होल्डर हमसे पैसा वापस मांग रहे हैं। आज तुम्हारी गलती की वजह से हमारी कंपनी और सारी प्रॉपर्टी बिकने की कगार पर है। अंश अपनी जलती नज़रों से उन्हें घूरने लगता है और बोलता है, अच्छा, तो यह सब मेरी गलती है। अगर आप इतने काबिल थे तो क्यों नहीं बचा पाए अपनी कंपनी को? जब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा था तब मैं आपका टैलेंटेड बेटा था, और अब जब मेरा प्लान फेल हो गया तो आप बोल रहे हैं कि आपको शक हो रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ भी या नहीं। आप सच में एक नंबर के घटिया इंसान हैं। मिस्टर उदय जोर से चिल्लाते हैं। तभी पीछे से आती हुई महिमा जी बोलती हैं, गलत क्या कहा उसने? ये घटियापन आपसे ही सीखा है ना। तुम्हारी पहली पत्नी और अपने पहले बेटे के हुए, और ना ही अब तुम अपने दूसरी पत्नी और बेटे के हो पाए। तुम सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फिश इंसान हो। मिस्टर सिंह चिल्लाते हुए, चुप करो महिमा, तुम इसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मैंने अपना पूरा बिजनेस और सब कुछ अंश के नाम किया हुआ है, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा बेटा है और मैं इससे प्यार करता हूँ। महिमा जी, अगर इतना ही प्यार करते तो सबसे पहले जाकर अपने बड़े बेटे को रास्ते से हटाइए, क्योंकि जब तक वो जिंदा है हम में से कोई सही से नहीं जी पाएगा। अभी तो आपकी कंपनी और सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ ही बिकने वाली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें रोड पर कटोरा लेकर बैठना पड़े। मिस्टर सिंह पास में रखा हुआ टेबल का सामान ज़मीन पर फेंक देते हैं और बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। महिमा, वह कल का लड़का आज बिजनेस का किंग बना बैठा है और आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए पहले अपने बेटे से निपटिए और फिर मेरे बेटे को ब्लेम करिए। खुद तो कुछ कर नहीं पाते और मेरे बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। महिमा जी सीधे सीधे उदय जी के ईगो पर वार कर रही थी। उदय जी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद महिमा अंश से बोलती है, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ और आराम करो। अंश निकल कर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं महिमा जी खुद से कहती हैं, अब उदय से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही अपने बेटे के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ करना होगा। इंडिया द डिस्को नाइट क्लब। आधी रात में भी क्लब का माहौल काफ़ी रंगीन था। कई कपल्स एक दूसरे से चिपके हुए डांस कर रहे थे तो कई एक दूसरे को किस कर रहे थे। क्लब के एक कॉर्नर में बैठा हुआ शोर पेग पर पेग लगाए जा रहा था। उसके आसपास काफ़ी शराब की बोतल पड़ी थी
उसके सामने बैठा उसका असिस्टेंट हितेश अपने पागल बॉस को देख रहा था, जिसने आधी रात को उसकी नींद हराम कर रखी थी। हितेश मन में, इस इंसान की समस्या क्या है? खुद तो एंजॉय कर रहा है और मेरी नींद का दुश्मन बना बैठा है। कभी कभी तो मन करता है कि जहरीला मच्छर बनकर डंक इसके अंदर घुसा दूं, ताकि ये ज़िंदगी भर के लिए सो जाए और मुझे भी चैन से सोने दे। तभी एक लड़की वहाँ आकर शोर से चिपक कर बैठ जाती है और बोलती है, हेलो हैंडसम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ज़्यादा शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है? शोर उसे खुद से दूर करके गुस्से से बोलता है, शराब का तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर हानिकारक हो जाऊँगा। वह लड़की सीड्यूसिव वे में उसके सीने पर हाथ फिराने लगती है और बोलती है, हो जाओ ना हानिकारक, किसने रोका है? और वैसे भी काफ़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर, क्यों ना इसका सही इस्तेमाल किया जाए? शौर्य उसकी कलाई पकड़ कर बोलता है, तुम खुद को आग में झोंक रही हो। वह लड़की मधोसी भरी आवाज़ में, क्योंकि मेरा शरीर इस आग में जलना चाहता है। उसकी बात सुनकर शोर के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह एक झटके से उस लड़की को कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। वह लड़की भी उसका पूरा साथ देने लगती है। सामने हितेश तो अपने बॉस और उस लड़की की बेशर्मी देखकर हैरान था। वह अपनी आंखें बंद करके बोलता है, हे प्रभु, क्या क्या दिखा रहे हो? अभी कुछ देर पहले उस अनजान लड़की के ना मिलने के गम में यह इंसान देवदास बना बैठा था और अब इसके अंदर इमरान हाशमी की आत्मा आ गई। शौर्य किस करते हुए उस लड़की की ड्रेस खोलने लगता है तो वह लड़की उसे रोक कर बोलती है, यहाँ नहीं, रूम में। उसकी आवाज़ सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने बुक किए हुए प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगता है। वह लड़की भी शौर्य के सीने पर हाथ फिराती है, उसके गले पर किस करने लगती है और कुछ ही देर में वो रूम के अंदर चले जाते हैं और उनकी मदहोशी से भरी हुई सिसकारियाँ पूरे रूम में सुनाई देने लगती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।